हेलो गाइस, कैसे हो। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिहार एनम प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, इसमें टॉपिक नंबर है 5, सामान्य संचारी रोग और उनके प्रबंधन का वर्णन करें। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने तो पूछना भूल ही गई बस स्ट्रेस में थी। तो आज हम चलते हैं, इसमें देखते हैं सामान्य संचारी रोग और उनके प्रबंधन का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनके इन्फेक्शन एंड मैनेजमेंट पर देखेंगे। क्या है हमारा सामान्य संचारी रोग, जैसे कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज और उनका मैनेजमेंट यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इसमें है ये प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। पीएचएन में संचारी रोग वे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। वो होते हैं हमारे कम जो वायरस होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हुए कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। प्रमुख संचारी रोगों का वर्णन और लक्षणों के यहाँ पे हम देखते हैं। श्वसन संबंधी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो होगी, फॉर एग्जांपल टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19 जो हमारा न्यू है अभी अपडेटेड। इनके मेन लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन सिम्टम्स खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। इन सारी चीज़ों में यही होते हैं, इन तीनों में। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिजीज रिलेटेड होती है, उनके जो साइन सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। आंतों संबंधी इंटरनेशनल रिसर्च में क्या हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए। मुख्य लक्षण जो होते हैं 10, इसमें क्या लक्षण क्या होंगे? दस्त, उल्टी और पेट में दर्द होगा। इंस्टेटाइन से ये रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा वेक्टर बॉर्न, मलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या होता है, ये जो वेक्टर बॉर्न होते हैं जो डेंगू मच्छर से फैलते हैं वो उन्हें कहते हैं, उन डिजीज़ को वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, अब हो गया हमारे नर्सिंग और समुदाय प्रबंधन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे नर्सिंग से? तो प्रिवेंशन में क्या करेंगे? टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। जो हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड जो बेबीज़ हैं, ठीक है, बच्चे हैं, उनको इम्यूनाइजेशन देंगे। स्वच्छता, यहाँ पे हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के महत्व के बारे में समुदाय या कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल कैसे करेंगे? आइसोलेशन, अगर कोई डिजीज हो गई तो उसे कंट्रोल कैसे करनी है? फर्स्टली तो हमें आइसोलेशन करना है। अगर कोई पॉजिटिव केस आता है हमारे सामने तो आइसोलेट करना है, क्योंकि संक्रामक रोगियों को दूसरों से अलग रखना ताकि बीमारी ना फैले। जैसे अगर एक ही पर्सन में वो डिजीज़ है और हमने उसे आइसोलेट कर दिया तो वो बीमारी क्या होती है, उसी पर्सन तक सीमित रहती है, नेक्स्ट पर्सन में वो नहीं जाती। नोटिफिकेशन, अधिसूचना, बीमारी के प्रकोप की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को देना। जैसे कि कोई डिजीज़ है, कोविड-19 कहीं पे अगर पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है? फर्स्टली तो आपको उस पर्सन को आइसोलेट करना है एंड देन आपके जो सीनियर हैं उनको इन्फॉर्म करना है। ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम? रोग के अनुसार, जैसे विशिष्ट उपचार से टीबी के लिए ड्रॉप्स पद्धति का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो अगर टीबी है तो वहाँ पे ड्रॉप्स देंगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी बाय मिस्टेक क्लिक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट्स देंगे टीबी के लिए। डिहाइड्रेशन के लिए क्या देंगे? ओआरएस देते हैं। या स्वच्छता, तो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, आईसी, सूचना, शिक्षा और संचार, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड संचार एंड कम्युनिकेशन माध्यम के लोगों को बीमारी से फैलने के तरीकों और बचाव के बारे में जागरूक करते हैं आईसी के थ्रू। ठीक है, लोगों को जो बीमारियां हैं उनको फैलने और उनके कंट्रोल के लिए उन्हें जागरूक करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? एनपीएससी, एक नर्स के रूप में आपके संचारी रोगों का प्रबंधन 3 स्तर पे किया जाता है। जो मैनेजमेंट एज अ इन पीएचसी नर्सिंग एज अ नर्सिंग के थ्रू आप कैसे करेंगे मैनेजमेंट? यहाँ पे फर्स्टली प्रिवेंशन में क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन, बच्चों गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने, जैसे बीसीजी हो गया, मीजल्स एंड कोविड-19 हो गया। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड ही ये थोड़ा थोड़ा सेम ही है। यहाँ पे नर्सिंग का है वो एनम का था। ठीक है, तो सेम ही है। क्यूरेटिव केयर में क्या करेंगे हम? शीघ्र पहचान, लक्षणों के आधार पर संदिग्ध मरीजों की पहचान करना और उनकी जांच, जैसे बलगम की जांच, रक्त जांच करवाना। दवा का पालन, जैसे डॉक्टर टीबी जैसे रोगों में सुनिश्चित करना है कि मरीज अपनी दवा ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या क्या क्यूरेटिव केयर का मतलब होता है कि आपको फॉलो अप भी लेना, कि वो चीज़ें जो आपने दे दी वो प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही है। आइसोलेशन में क्या हो गया? संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मरीज को अलग कमरे में रखना और मास्क लगाने की सलाह देना, जो आइसोलेट पर्सन। हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे कम्युनिटी में हम हेल्थ एजुकेशन क्या देते हैं और कैसे देते हैं? तो बीमारियों से फैलने के लिए क्या करते हैं? हवा पानी के संपर्क के बारे में लोगों को बताना कि कौन सी बीमारियां हैं जो हवा से फैल जाती हैं, पानी से फैलती हैं, और इनके कैसे हम एक दूसरे से कांटेक्ट से अगर कोई पर्सन बीमार है तो हम कैसे बीमार हो सकते हैं और किन बीमारियों में हम नहीं बीमार हो सकते कांटेक्ट से।
तो इन सारी चीज़ों की उन्हें नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन देना। ओआरएस का उपयोग दस्त या हैजा होने पर निकट से बचाने के लिए ओआरएस का घोल पिलाना, उनको सिखाना और उनको बताना कि इमीडिएट में वो कैसे डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है इम्यूनाइजेशन होता है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ फर्स्टली केयर होता है इसका मीन्स, ठीक है। हम फर्स्ट प्राइमरी बेसिस पे कैसे उसको हेल्थ जो है बचाएंगे, कैसे उसे बीमार होने से लोगों को बचाएंगे। एक एनएम के रूप में गांव के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाना आपकी मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है। आपकी जो मेन ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है, गांव के बच्चों और प्रेग्नेंट वोमेन की को जानलेवा बीमारियों से बचाना। सेकंड भी आ जाते हैं ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं हमारे, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, ये होते हैं सेकंड। फर्स्टली भी हमें बच्चों और प्रेग्नेंट वोमेन्स को देखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन करवाना, ठीक है। समय पर टीका, वैक्सीन, बीमारी से बचा जा सके। जन्म के समय कौन सा टीका देते हैं, बीसीजी और ओपीपी का 0 डोज देते हैं। हेपेटाइटिस बी देते हैं, ठीक है। पोलियो हेपेटाइटिस एंड इंट्राडर्मल देते हैं। ओरल पोलियो ओपीपी है ओरल देते हैं, बीसीजी इंट्राडर्मल देते हैं, हेपेटाइटिस बी आईएम देते हैं, ठीक है। 6 10 14 सप्ताह पर क्या क्या देते हैं, पेंटावेलेंट देते हैं, ओपीपी की फर्स्ट डोज दे देते हैं। यहाँ पे आईवीवी की फर्स्ट डोज भी स्टार्ट हो जाती है। टोटल ओआरएस जो होता है उसकी जो 5 डोजेस होती हैं वो 5 ड्रॉप्स में दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे परटूसिस, टिटनेस एंड जो हमारा पेंटावेलेंट होता है वो आईएम जाता है, ओपीपी ओरल होता है, आईपीवी एससीएन सेबुकेटिनस रोड से चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 to 12 मंथ में क्या देते हैं, हम एमआर देते हैं, मीजल्स एंड रूबेला। इसमें क्या होता है, पीसीबी बूस्टर हो जाता है, खसर और निमोनिया सबकुटेनियस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 से 24 मंथ पे क्या देते हैं, डीबीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो आईएम ओरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पोलियो होता है ओरल चला जाता है, डीपीटी बूस्टर जो होता है हमारा आईएम होता है, ठीक है। कोल्ड चेन प्रबंधन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टीकों की प्रभावशीलता जो इफेक्टिव होती है, इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित तापमान जैसे +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। जो वैक्सीन होती हैं उन्हें +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, टीकों को स्वास्थ्य केंद्र पर रखने के लिए यह रेफ्रिजरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम वैक्सीन कैरियर, टीकों को फील्ड गाँव में ले जाने के लिए प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले जो इलाज दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड केयर क्या होगी, जो हम किसी हॉस्पिटल या मैनेजमेंट या किसी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में पहुंचने से पहले जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो फर्स्ट एड केयर होती है। प्रमुख स्थितियों का प्रबंधन, अत्यधिक रक्तस्राव, हेमरेज होने पे हमें फर्स्ट एड केयर देनी चाहिए। वहाँ पे हम क्या करेंगे, घाव पर साफ कपड़े से सीधा दबाव करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर डालेंगे जहाँ पे हेमरेज है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर हाथ या पैर के खून बह रहा है तो उसे दिल के स्तर से ऊपर रखेंगे, मतलब जो हार्ट है हमारा उससे थोड़ा सा एलिवेट करके ऊपर की साइड को रखेंगे ताकि जो ब्लीडिंग है वो नीचे की साइड में ना हो ज़्यादा। मरीज को सदमे या शॉक से बचाने के लिए गर्म रखेंगे, मरीज को गर्म रखेंगे। अगर आपके पास एनएस या नॉर्मल सलाइन या फर्स्ट कैनुला, ये सारी चीज़ें तो सेकंड केयर में आ जाएंगी। अगर इन केस आपके पास है या क्लिनिक आपके नियरेस्ट है तो वहाँ पे आप लेकर जाएँ। जलना या बनना, अगर कोई पर्सन है जो जल गया है, बन गया हो गया है तो उसे आप कैसे केयर करेंगे, जले हुए हिस्से पर तुरंत ठंडा पानी, बर्फ़ नहीं डालें। आपको क्या करना है, जला हुआ जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाल के फ्रीजर का पानी या बर्फ़ नहीं डालना, आपको वहाँ पे नॉर्मल पानी से वॉश करना है। फफोले ब्लिस्टर को कभी ना फोड़ें, मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए साफ़ कपड़े से ढक दें। क्या करें, आपको जो क्लीन कपड़ा हो उसे ढक दें, वहाँ पे उनका आप फफोलों में छेड़खानी नहीं करनी है फर्स्ट एड केयर में। स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट हो तो वहाँ पे क्या करना है, मरीज़ को शांत रखें और हिलने डुलने ना दें। अगर तो वहाँ पे मरीज़ को क्या करें कि शांत रखें और उसे परेशान ना होने दें, घबराहट से बचाएं ताकि जहर ना फैले। घाव के ऊपर बहुत कसकर पट्टी ना बांधें, घाव के ऊपर ही बल्कि स्थिर रखें। घाव को क्या करें, बिल्कुल वैसे ही स्टेबल करके थोड़ा सा रखें, हिलाएं डुलाएं नहीं। घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत एंटी स्नेक वेनम ASV के लिए अस्पताल भेजें, तुरंत उसे अस्पताल भेजें। यहाँ पे घरेलू नुस्खों में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। डिहाइड्रेशन एंड डायरिया, इसमें क्या करते हैं, ORS का घोल लेते हैं, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ORS घोल होता है, वो 1 पैकेट में कितना, समथिंग 50 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे ORS 24 घंटे के भीतर पिलाएं 1 लीटर पानी। यहाँ पे याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि जो ORS का एक पैकेट होता है वो कितने वो पानी में घोला जाता है, 1 लीटर में कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ORS ना हो तो नमक चीनी का घोल भी बना सकते हैं। इन केस
क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना एग्जाम में कि अगर कोई पर्सन है डिहाइड्रेट हो रहा है, वहाँ पे सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि ORS देना है, ठीक है। आपको हलवा जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जो जितना आप तेज़ बन रहे हैं ना एग्जाम में, आपसे 100 गुना तेज़ बन रहा है, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या करेगा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो धूप में चल रहा था काफ़ी टाइम से, थकान हो रही थी और उसे अचानक चक्कर खा के गिर गया और पानी उसे मिला नहीं, ठीक है। 2 दिन से उसे प्यास भी लगी थी। अब बताएं, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट एड केयर में क्या देंगे, ठीक है। गांव में आप वहीं गई थी, ये ऐसा आपके साथ सीन हो गया सामने से, तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि पेशेंट को उठाकर छाँव में या कहीं अच्छी मतलब छाँव या ठंडी जगह या शीतल जगह में, मतलब आरामदायक जगह में लिटाना है और उसको वो होश में आने के लिए उसके ऊपर पानी की छींटे डालनी है और ORS देना है 1 लीटर पानी में मिला के, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा, उसको आपको तुरंत गर्म पानी से मुँह धुलना है। ऐसे-ऐसे करके ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, ऑप्शन कौन सा सूटेबल लग रहा है तो उस ऑप्शन को ही राइट करना है। तो उस ऑप्शन को राइट करने के लिए हमें छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक। तभी हम ऐसे घुमावदार जो क्वेश्चन होते हैं उनको राइट कर सकेंगे। अगर ORS ना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये भी हो गया कि वहाँ पे वो और उसके पास आस-पास कोई भी ORS या क्लिनिक या आपके पास जो फर्स्ट एड केयर वो विजिटिंग बैग है उसमें भी ORS खत्म हो चुके, तब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, जो घर हैं आस-पास उनसे क्या करेंगे, नमक और चीनी का लाने के लिए बोलेंगे, उन्हें घोलकर 1 लीटर पानी में। अब 1 लीटर पानी सेम क्वांटिटी आप कैसे बना सकते हैं, 1 लीटर आपको पानी लेना है, उसमें वहाँ पे 6 स्पून चीनी लेनी है, आधा चम्मच नमक लेना है। 6 स्पून चीनी याद रखना है और आपको यहाँ पे आधा चम्मच नमक लेना है, ठीक है। बन गया ORS हमारा। अब यहाँ एंटीनेटल केयर ANC में क्या करेंगे, बिहार में मातृ मृत्यु दर MR को कम करने के लिए ANM की भूमिका ANC चेकअप में बहुत होती है। ANC चेकअप कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम विजिट 4 होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार विजिट जरूर करें। यहाँ पे क्या क्या देखना है, विजिटिंग के टाइम में वजन मापना है, BP मापना है, हीमोग्लोबिन की जांच करना है, खून की कमी या एनीमिया के लिए, और पेट की जांच करनी है, और BP भी यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे BP नहीं लिखा है बट आपको BP भी चेक करना है, क्योंकि प्रीक्लम्सिया और एक्लम्सिया के लिए, सॉरी यहाँ पे मिसक्लिक हो गया था हमसे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या देखना है, दवाएं, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ और कैल्शियम की आपूर्ति की सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो देखना है कि उसे कैल्शियम प्रॉपर है या नहीं है, IP की गोलियाँ देनी। टिटनेस, यहाँ पे TD के 2 टीके लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे एक और है कि अगर 3 ईयर के अंदर सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करती हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो 2 टीके दिए गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बूस्टर डोज दी जाएगी TT की, तब 2 डोज नहीं दी जाएंगी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा है कितना हमारे दिमाग में घुसा है, कितना हमें समझ आया है, क्योंकि हमें तो जल्दी याद होता तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम टेस्ट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ANM में जो 10,709 स्थायी पदों पर बहाली के लिए कौन सा आयोग चयन प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो दिया गया आपको डाटा, इससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि जो बिहार में जो वैकेंसीज आती हैं परमानेंट वैकेंसी, उसमें चयन प्रक्रिया कौन करता है, BTSC या BPSC, CBSE एंड SC, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है हमें, ठीक है। बट हमें आउट ऑफ सिलेबस से नहीं डरना है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा BTSC। तो हमें सारी चीज़ें, अगर हम किसी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब को लेकर, तो हमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने पास। BCG का टीका बच्चे के किस रोग के लिए, बचाव के लिए किया जाता है, BCG किस लिए जाता था, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट क्या होता है, वैक्सीन कुल कितनी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, तो 3 से 4 से 5 से 6 से। तो हमारा जो पेंटावैलेंट होता है 5 बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर C राइट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन का तापमान कितना होता है। जो कोल्ड चेन का नॉर्मली टेम्परेचर यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे किसी भी वैक्सीन का नाम नहीं लिया, अगर वैक्सीन का नाम लिया गया तो आपको उस वैक्सीन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पूछा गया है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, -2 से -8 डिग्री सेल्सियस, +10 से +15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे नॉर्मल कोल्ड चेन जो हमारा टेम्परेचर होता है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर B राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक सामान्य गर्भावस्था के दौरान कम से कम कितनी प्रसव पूर्व जांच ANC विजिट अनिवार्य होती है। ANC जो विजिट्स होते हैं कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी, यहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात की, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो पे 6 होती है मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई तो 1 2 3 4, तो मिनिमम हो गई हमारी 4, ठीक। ऑप्शन नंबर D राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 है, चावल के पानी जैसे दस्त, राइस वाटर स्टूल। बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, अगर किसी बीमारी के लक्षणों को जानना है तो हमें लक्षण जो कम हमारी डिजीज होती है उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, कॉलरा हो गया, डेंगू हो गया। यहाँ पे राइस वाटर स्टूल की बात की गई तो कॉलरा में है ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7 है, ORS का घोल तैयार करने के बाद उसे अधिकतम कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने इस बात पे चर्चा की थी अच्छे से, तो शायद किसी का क्वेश्चन ये रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो हम कितने यूज़ करेंगे, 48 घंटे। आप लोगों को मेरे जो मैंने बोला 48 घंटे, बड़ी हंसी आ रही होगी कि मैम को ही नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ORS का घोल हम 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 8 है, मलेरिया किस परजीवी पैरासाइट्स के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम, विब्रियो एंड इकोलाई। तो हमारा जो पैरासाइटिक परजीवी मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। हमारा डेंगू बुखार जी है, जो डेंगू जी है वो किसकी कौन से मच्छर के काटने से होते हैं। मादा एनोफ्लिस, कूलेक्स, एडीज इजिप्टी एंड मानसोनिया। तो यहाँ पे मादा एनोफ्लिस एंड एडीज इजिप्टी। तो डेंगू यहाँ पे डा रहा है, यहाँ पे डा रहा है। ठीक है, हम मादा एनोफ्लिस और एडीज इजिप्टी में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इससे याद करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, एडीज इजिप्टी। ठीक है, जो डेंगू होता है एडीज इजिप्टी, मलेरिया जो मादा एनोफ्लिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या करें। कोई पर्सन, आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एज ए हेल्थ वर्कर आपको क्या करेंगे, वहाँ से तुरंत चले जाएंगे अपनी बाइक से, या फिर कहेंगे तो चलो कोई ना कोई और इसे हॉस्पिटल भेज देगा, या कोई और इसे टच करेगा, कोई और देखेगा, मैं क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ। बट आप एक ह्यूमन है, सबसे पहले आपकी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अपनी सेफ्टी भी रखनी है, साथ साथ अगले पर्सन के लिए भी सोचना है। घाव पर हल्दी लगा देंगे तुरंत, घाव पर सीधा दबाव डालेंगे, घाव को खुला छोड़ देंगे या घाव पर तेल लगा लेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने जो हैंड्स हैं आपके पास, वहाँ ग्लव्स तो होंगे नहीं, तो क्या करना है, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन या कोई शीट है आपको उससे हाथों का कवर ना करना है और डायरेक्ट प्रेशर लगाना है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा बी। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, जलने बनने की स्थिति में यदि फफूंदी ब्लिस्टर बन जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। ब्लिस्टर को तुरंत फोड़ देना चाहिए उनसे, क्योंकि मज़ा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, उन्हें सुई से फोड़ देना चाहिए। ऑप्शन भी वैसे ही दे रहा है, देखो, उन्हें नहीं फोड़ना चाहिए, उन पर नमक लगाना चाहिए। वाह, जले पर नमक छिड़कना, क्या क्या यह सूट करता है। उन पर घी लगाना चाहिए, तो उन्हें छेड़खानी नहीं करना, उन्हें नहीं फोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बाइट स्नेक का किया, स्नेक बाइट है। ठीक है, बाइट लव बाइट वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ और बाइट आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे स्नेक बाइट की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मरीज को शांत रखना है, प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना है, घाव पर चीरा लगाकर जहर चूसना है, जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना है। फिर सांप के काटने के प्राथमिक उपचार और के दौरान क्या नहीं करना है, यहाँ पे नहीं वर्ड आपको अच्छे से देखना है, क्या नहीं करना है। मरीज को शांत रखना है, बिल्कुल करना है जी। प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना है, बिल्कुल। घाव पर चीरा लगाकर जहर चूसना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, फिल्मों में होता है। जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना है, बिल्कुल ले जाना है। फिल्मों में तो मरते नहीं, लेकिन आपके साथ कुछ और ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट। ठीक है, गर्भावस्था में आयरन और फॉलिक एसिड IFA की गोलियां मुख्य रूप से क्यों दी जाती हैं। IFA जो होता है वो क्यों दिया जाता है, व्हाट इज वाई, क्यों। बेहतर नींद के लिए, एनीमिया, खून की कमी से बचाव के लिए, बुखार को कम करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ IFA दी जाती है खून की कमी के लिए, एनीमिया की कमी के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 14 जन्म के समय दी जाने वाली पोलियो की खुराक को क्या कहा जाता है। कौन सी खुराक होती है, OPV 0। ठीक है, 0 डोज होती है पोलियो की, एट बर्थ दी जाती है जो कि। इस क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना क्या कहलाता है। टीकाकरण, आइसोलेशन, पुनर्वसन जात। जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसे हेल्दी पर्सन से अलग करना जाता है, आइसोलेट कहला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स का पहला टीका सामान्यतः किस उम्र में लगाया जाता है। जो मीजल्स है वो फर्स्ट डोज होती है कब लगाया जाता है, जन्म के समय 6 हफ्ते पर, 9 महीने पर, 15 महीने पर। तो यहाँ पे मीजल्स हमारा दिया जाता है 9 मंथ पे, या इसके साथ में हमारा जो विटामिन A भी है वो साथ में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। डॉट्स रणनीति किस बीमारी से सफल उपचार के लिए अपनाई गई। जो डॉट्स है थेरेपी है, जो डॉट्स थेरेपी वो किस बीमारी के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये किस बीमारी के लिए बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, TB, एड्स के लिए क्या यहाँ पे देते हैं, ART देते हैं। ठीक है, कैंसर के लिए हम यहाँ पे कीमोथेरेपी देते हैं। थोड़ी तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इस क्लास में, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो
आई होप अपने ट्रैक पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC स्तर पर नर्सिंग सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सर्जरी करना। CSC पे क्या करना है नर्सिंग, तो केवल सर्जरी करेंगे। अच्छा जी, इससे हमारा रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन करना, दवाइयों का निर्माण करना और निजी प्रैक्टिस करना। तो रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन करना, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन हमारा 19 है, मेडिकल प्रैक्टिस में हैंड वॉशिंग, हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है? अच्छा, ये हैंड वॉशिंग जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्यों माना जाता है? हाथों को सुगंधित करने के लिए। वाह मतलब ऑप्शन देख के मुझे हंसी आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग डोंट माइंड, पढ़ाई पे ध्यान देना, बीच बीच थोड़ा सा रिलैक्स। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, समय की बचत के लिए, साबुन का विज्ञापन करने के लिए। कौन सा हमारा साबुन है, अच्छा है या नहीं? तो यहाँ पे हैंड वॉशिंग मेन, इसका मेन जो पर्पस होता है तो होता है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आज की क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बोर मत हो कि बहुत सुन के बोर हो गए। टिटनेस टॉक्साइड टीटी का टीका गर्भवती महिला को कब दिया जाता है? प्रसव के तुरंत बाद, गर्भावस्था का पता चलने के जितनी जल्दी हो सके, केवल 9वें महीने, केवल बच्चे के जन्म के 1 साल बाद। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट। जो 12 वीक से पहले जैसी प्रेगनेंसी में पता चलती है, ठीक है, तुरंत हमें टीटी देना है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर टीटी विदिन 3 ईयर सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में से 2 डोज लग चुकी हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 डोज देंगे, बूस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कब। तो आई होप सभी को क्लास पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। जो डिस्टर्बेंस हुई बीच बीच में, डोंट माइंड। ठीक है, हम छोटी छोटी तो प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो अगर हम बड़ी लड़ाई पे चल रहे हैं, बड़ा रास्ता हमारा कठिन है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।